प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1947। हर साल की तरह इस साल भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे थे। इन सभी दाखिलों में एक नाम था जॉन का। मैथमेटिक्स में पीएचडी करने आया जॉन पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन उसे लोगों से अलग थलग रहना काफी पसंद था। या तो हम यूँ कह सकते हैं कि हर चीज को मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से देखने वाला व्यक्ति जॉन, जिसकी सीधी बातें या तो लोगों को समझ नहीं आती या फिर उसकी बातें लोगों को चुप जाया करती थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि जॉन हजारों की भीड़ में भी खुद को अकेला पाता था। लेकिन दाखिले के कुछ ही दिन बाद जॉन के हॉस्टल रूम में आया चार्ल्स हारमन खुद को उसका रूममेट बताता है और बातों ही बातों में कैलकुलेशन में खोए जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बिना सोचे जॉन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्ती की पहली बातचीत में जॉन पढ़ाई को लेकर अपने इरादे साफ कर देता है। वह उससे बताता है कि वह किताबों में सिर खपाने से ज्यादा बेहतर किसी ओरिजिनल आइडिया पर काम करना चाहता है। वो एक गवर्निंग डायनेमिक बनाना चाहता है, यानी कि वो सिद्धांत जो कि गवर्नमेंट के किसी काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सके, और ऐसा करके वह अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है। कुछ ही महीनों बाद सर्दियों की एक खुली दोपहर में जब जॉन कबूतरों की चाल को अपनी कैलकुलेशन में ढालने की कोशिश कर रहा था, तो उसका फॉलो स्कॉलर हंसन उसे एक खेल खेलने के लिए राजी कर लेता है और खेल ही खेल में वह अपनी और बाकियों की अचीवमेंट्स के बारे में जॉन को याद करवाता है कि उसने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वह जॉन की टांग खींचने लगता है और वह उससे पूछता है वो कभी कोई ओरिजिनल आइडिया ला ही नहीं पाएगा तो वह क्या करेगा। हंसन की इस बात को सुनकर वह थोड़ा घबरा सा जाता है और उठकर वहां से चला जाता है और वह अपने ओरिजिनल आइडिया के लिए 2 दिन तक गायब रहता है। और 2 दिन बाद जॉन को चार्ल्स लाइब्रेरी में बैठा हुआ मिलता है। यहाँ खिड़कियों की शीशी पर लिखी कैलकुलेशन जॉन के दिमाग में चल रही कश्मकश को साफ बयां कर रही थी। चार्ल्स उसे वहां से जैसे तैसे मना कर एक स्पोर्ट्स बार में ले आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फॉलो स्कॉलर की बात में आया जॉन वहां मौजूद एक लड़की से बात करने के लिए पहुंच जाता है और सीधे शब्दों में अजीबोगरीब बात कर बैठता है और चांटा खाकर वहां से वापस आ जाता है। अब धीरे धीरे आधा साल बीत जाता है और एक दिन प्रोफेसर जॉन को बताते हैं कि वो अभी किसी तरह से कैंपस प्लेसमेंट के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि जहां उसके फॉलो स्कॉलर्स अपनी कई थीसिस सबमिट करवा चुके हैं, तो वहीं इस मामले में इसका रिकॉर्ड एकदम से 0 है। तभी प्रोफेसर वहां निभाई जा रही पेन देने की रीत दिखाते हुए जॉन से कहता है कि यह पेन एक इंसान को उसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पर सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं, जिससे कि वह अभी कोसों दूर है। प्रोफेसर की इस बात से बौखलाया जॉन एक तरफ यूनिवर्सिटी की कसौटी पर खड़ा नहीं उतर पा रहा था, तो वहीं वह दूसरी ओर हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर एक शाम एक लड़की के अपनी सहेलियों के साथ स्पोर्ट्स बार में दाखिला होने से जॉन के सारे फॉलो स्कॉलर्स के बीच आपस में चहलकदमी होने लगती है। वे सभी लोग वहां बैठकर सभी अपने अपने ओरिजिनल आइडिया को तलाश कर रहे थे और वे सभी लोग जॉन के पास आकर बैठ जाते हैं। अब इकट्ठा होने के बाद वे सभी उस लड़कियों के झुंड के बारे में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में जॉन के अंदर एक आइडिया आता है। तो फिर क्या होना था, वह अपना सामान उठाता है और रास्ते में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को थैंक यू बोलते हुए वहां से निकल जाता है। और अब वह अपने ओरिजिनल आइडिया को कागज में उतारता है और उससे बड़ी शिद्दत के साथ प्रोफेसर के पास जाकर जमा करता है। वह प्रोफेसर उस आर्टिकल को बड़ी ही बारीकी से पढ़ता है। अब उस आर्टिकल को बड़ी बारीकी से समझने के बाद जॉन की प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रोफेसर उसे एक जॉब ऑफर करते हैं, जहां जॉन अपने टीम मेंबर्स के तौर पर सोल और बॉन्डर को चुनता है। और फिर इस खुशी के मौके का जश्न मनाने वे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अब देखते ही देखते 5 साल बीत जाता है और जॉन पहुंचता है पेंटागन, जहां पर उसे व्हीलर लैब से एक एनालिस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उसका काम था इंटरनेशनल मैसेज को डिकोड करना और जॉन बिना किसी मशीन या कंप्यूटर का सहारा लिए बिना उस कैलकुलेशन को सुलझा देता है। और तभी उसकी नजर वहां पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर जॉन को बिना कुछ बताए वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब यहाँ से व्हीलर लैब पहुंचने पर जॉन को उसके टीम मेंबर्स सोल और बेंडर मिलते हैं, जहां बेंडर जॉन को बताता है आज बिल्डिंग का सेंट्रल एसी खराब है और साथ ही फोक्स मैगजीन में उसकी तस्वीर छपी हुई है और उसके लिए एक नया असाइनमेंट आया है, जिसके मुताबिक जॉन को वहां आने वाले स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा और उनकी पहली क्लास अगले 10 मिनट में ही शुरू होने वाली है। इंटरनेशनल मैसेजेस को चुटकी में सुलझा देने वाला जॉन, उसे यह बात हजम ही नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर क्या ही किया जा सकता था। वेमन से स्टूडेंट को पढ़ाने पहुंचा जॉन बाहर से आ रहे शोर को सुनता है और आगे बढ़कर वह खिड़की को बंद कर देता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है सर एसी खराब था इसलिए खिड़की खोली थी, मगर जॉन उसे डांट देता है और वह अपनी टेबल पर रखी किताब को कूड़े के डिब्बे में फेंक बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू कर देता है। तभी क्लास के एक स्टूडेंट उठकर जाती है
और खिड़की खोलकर बाहर काम कर रहे लोगों से थोड़ी देर के लिए कहीं और जाकर काम करने को कहती है। लड़की की यह बात सुनकर काम कर रहे लोग मान जाते हैं और वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अब उस स्टूडेंट की समझदारी को देखकर जॉन एक तीर से दो निशाने लगाते हुए क्लास को कहता है, कई बार समस्या को अलग अलग तरीके से भी हल किया जा सकता है। उसी शाम ऑफिस से निकलते वक्त जॉन को वही आदमी मिल जाता है जो उसे पेंटागन में दिखा था। वो जॉन को बताता है कि उसका नाम विलियम पार्चर है और वह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करता है। वो जॉन से बोलता है कि आज पेंटागन में उसने जिस तरीके से इंटरनेशनल मैसेज को सुलझाया था वह काफी अच्छा था। और वे लोग बात करते करते एक वेयर हाउस के पास पहुंच जाते हैं। तभी यह कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। पार्चर जॉन को बताता है कि यह एक खुफिया जगह है और यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करने की बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है। पार्चर जॉन को आगे बताता है कि दुश्मन देख के इस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जिसमें कि लाखों लोगों की जान जाने का खतरा है और इस हमले को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल की मदद ले रहा है और उन तक अपने संदेश अखबारों और मैगजीन के जरिए पहुंचा रहा है और बस इन्हीं गुप्त संदेशों को ढूंढने के लिए उन्हें जॉन की मदद की जरूरत है। अब ये सारी बातों को सुनकर जॉन मानो इसी काम के लिए तरस रहा था। अगली सुबह जब वह अपने ऑफिस में जॉन पहुंचता है तो वह तुरंत अखबारों और मैगजीन में छुपे उन गुप्त संदेश को ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसे वही स्टूडेंट मिलने आई थी जिसने कल उठकर क्लासरूम की खिड़की खोली थी। वह जॉन से बोलती है सभी स्टूडेंट उसका आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अपने काम में डूबा जॉन आज की क्लास लेना भूल गया था। वो जॉन को एक कागज दिखाते हुए कहती है कल बोर्ड पर लिखी गई प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर लिया है। जिस पर एक नजर डालते ही जॉन उसे गलत बता देता है और बिना दूसरी नजर डाले उसकी गलती को सामने रख देता है। जॉन की इस बात से वह काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे डिनर के लिए पूछती है। अब इतनी बातों को सुनकर जॉन तुरंत ही मान जाता है। डिनर डेट के लिए जॉन अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड अलिशिया को एक पार्टी पर लेकर जाता है जहां अलिशिया की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत उसके दिल में एक अलग ही जगह बनाने लगती है। और बातों का सिलसिला शुरू होते ही दोनों धीरे धीरे कदमों से एक दूसरे के दिल में उतरना शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। जहाँ एक तरफ जॉन की जिंदगी में प्यार दस्तक दे चुका था तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा भी उसी के कंधों पर अड़ा हुआ था। गुप्त संदेशों को पूरी शिद्दत से ढूंढने में लगा हुआ जॉन आज पहली बार अपनी जमा की गई जानकारी को पर्चर की बताई जगह पर लगे बॉक्स तक पहुंचा रहा था। पर यहाँ पर आने वाले खतरे का उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब इसी बीच एक दिन जॉन का पुराना दोस्त चार्ल्स अपनी भांजी मार्सी के साथ जॉन से मिलने यहाँ पर आता है। अब जॉन उसे देखकर काफी खुश होता है। वो चार्ल्स को अपने काम के बारे में ज्यादा तो नहीं बताता है पर वह उससे कहता है वो एक लड़की को पसंद करता है और वह जल्दी उससे शादी करने वाला है। अब कुछ दिन बाद वह अलिशिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिसके लिए वह मान भी जाती है। अब देखते ही देखते ये लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं। पर जॉन जिस काम के लिए पर्चर को हाँ कर बैठा था वह काम इतना आसान भी नहीं था। एक रात जब जॉन गुप्त संदेशों को बॉक्स में रखने के लिए वहां पर पहुंचा था तभी पर्चर भी अचानक से वहां पर पहुंच जाता है और वह उसे जल्दी अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। वह उसे बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी तेज चलती गाड़ियां और गोली की आवाज को सुनकर वह अचानक से घबरा जाता है। वह जैसे तैसे बचकर अपने घर पहुंचता है और वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वह इस हादसे से इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अलिशिया के बार बार बुलाने पर भी उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अचानक से उसका यह डर अब उसका हर जगह पीछा करने लगा और जब एक दिन पर्चर उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है तो जॉन उससे कहता है कि उसकी वाइफ अलिशिया अभी प्रेग्नेंट है इसलिए अब वह यह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पर्चर के मुताबिक दुश्मन देश के एजेंट्स को उसके बारे में पता चल चुका है और अगर जॉन उनके लिए काम नहीं करेगा तो वे लोग उसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। अब इतना कहकर पर्चर वहाँ से निकल जाता है और जॉन पर्चर का पीछा करने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। खुद को अंधेरे कमरे में बंद रखना और डरी हुई नजरों से खिड़कियों के बाहर झांकते रहना धीरे धीरे जॉन की आदत बन गई। आगे जॉन को लगने लगता है कि कॉन्फ्रेंस में आए कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं जिसके चलते वह अपनी कॉन्फ्रेंस से भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसके दुश्मन हैं। लेकिन असलियत में वे कोई दुश्मन नहीं होते हैं बल्कि वे उसके डॉक्टर थे जिन्हें कि अलिशिया ने ही फोन करके बुलाया था। अब वे लोग जॉन को जबरदस्ती बेहोश कर देते हैं और वे उसे अपने साथ एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां होश आने पर जॉन वहां पर डॉक्टर के अलावा चार्ल्स को भी बैठा पाता है और वह उससे अपनी मदद के लिए गुहार करने लगता है मगर चार्ल्स उसकी किसी भी गुहार का कोई जवाब नहीं देता है। हॉस्पिटल पहुंची अलिशिया को डॉक्टर बताते हैं कि जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। इस डिसऑर्डर की वजह से इंसान किसी रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई भी फर्क नहीं कर पाता है और ये
डिसऑर्डर उसे शायद तब से है जब से कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कॉल करके पता किया है कि जिस चार्ल्स हरमन नाम के इंसान को वह अपना रूममेट बताता है वह कभी उसके साथ था ही नहीं, बल्कि जॉन तो वहाँ पर अकेला रहता था। अलीशिया से जॉन की काम की बातें करते वक्त डॉक्टर विलियम पर्चर का भी नाम लेता है और कहते हैं शायद इस इंसान से जॉन की क्लासिफाइड काम का पता चल सकता है। अब हॉस्पिटल से निकली अलीशिया सच जानने के लिए सीधे जॉन के ऑफिस जा पहुंचती है और वहाँ पर अखबारों की कर्तन से भरी दीवारों को देखकर वह हैरान रह जाती है। अलीशिया उस लेटर बॉक्स तक पहुंच जाती है जहां से जॉन संदेश पहुंचाया करता था। अलीशिया जॉन से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वह जॉन को सच्चाई बताते हुए बताती है कि जिस काम को वह इतने दिनों से कर रहा था वह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में था, क्योंकि उसकी बनाई गई सारी नोट आज भी बिना खुले उसी बॉक्स पर पड़ी हुई थी। लेकिन जॉन अलीशिया की इस बात पर यकीन ही नहीं करता है, कर पाता और जॉन वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन जॉन अपनी कलाई पर एक लगी चिप को ढूंढने के लिए अपनी कलाइयों को नाखून से खोद लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी चिप नहीं मिलती है, जिससे कि उसे लगने लगता है कि शायद सभी लोग सच बोल रहे हैं। जिसके बाद वह खुद ब खुद अपने इलाज के लिए राजी हो जाता है और उसका इलाज यूं ही हफ्तों तक चलते रहता है। एक साल बाद जॉन का दोस्त सोल एक दिन उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। अब जॉन की जिंदगी दवाइयों के सहारे चलने लगी थी, लेकिन वो सोल को यह बात बताए बगैर नहीं रह पाता है कि उसे ये सारी दवाइयां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इन दवाइयों के कारण उसका दिमाग पहले की तरह काम नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वे अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाता है। अब उसकी बातों को सुनकर मैथमेटिक्स के अलावा कहीं और दिमाग लगाने की बात करता है। अब जॉन अलीशिया और अपने बच्चे के साथ जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। जॉन अब घर के छोटे मोटे कामों में अलीशिया का हाथ बटाता है, जिसे देखकर अलीशिया काफी खुश रहती है। लेकिन अलीशिया इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि जॉन ने कई दिनों से दवाइयां लेना बंद कर दिया था। और फिर एक रात जॉन को फिर से सामने रखे अखबार में गुप्त संदेश होने का अंदेशा होने लगता है कि तभी उसे खिड़की के बाहर एक आदमी दिखाई देता है, जिसका पीछा करने पर जॉन खुद को एक बार फिर से पर्चर और उसके साथियों के बीच में घिरा पाता है। यहाँ से पर्चर उसे बातों में लगाकर पास ही बने के स्टोर रूम तक लेकर जाता है और उसे समझा बुझाकर जैसे तैसे फिर से उन मैसेजों को ढूंढने पर लगा देता है और जॉन उसके लिए एक बार फिर से राजी हो जाता है। अब एक दिन अलीशिया बच्चे को नहलाने का काम जॉन को सौंपकर बाहर सूख रहे कपड़े को लेने निकल जाती है। तभी घर के पीछे की तरफ से आ रही रेडियो की आवाज जॉन के कानों में पड़ती है और वह उसका पीछा करते करते उसी स्टोर तक पहुंच जाती है जहां की पर्चर ने जॉन को ले गया था। लेकिन दीवारों पर लगी अखबारों की कर्तन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह दौड़ते हुए अपनी घर की ओर भागने लगती है। उधर बाथटब में चलते पानी में जॉन बच्चे को अकेला छोड़ देता है और जैसे ही अलीशिया वहाँ पर आती है तो वह उसे बताता है कि उसने वह काम चार्ल्स को सौंपा है। तभी वह दौड़कर जाती है और अपने बच्चे को वहाँ से बचाती है। अब इस घटना और जॉन की दोबारा ऐसी हालत को देखकर अलीशिया घबरा उठती है और तुरंत डॉक्टर रोजन को कॉल करने नीचे आती है। मगर अपने काल्पनिक किरदारों से घिरा जॉन अलीशिया को बचाने के चक्कर में खुद अलीशिया को ही चोट पहुंचा देता है। अब अलीशिया जैसे तैसे खुद को और अपने बच्चे को बचा पाती है और जॉन से बचने के लिए वह अपने घर से बाहर भागने लगती है। अब यह घटना एक पल के लिए जॉन को अंदर से हिलाकर रख देती है, तो वहीं दूसरी ओर उसे एक बात की समझ भी दे जाती है और वह अलीशिया को रोकने के लिए बाहर की ओर भागता है और वह उसे कहता है कि वह समझ चुका है कि ये सारे किरदार उसकी कल्पना का एक हिस्सा है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी चार्ल्स की भांजी मर्सी की उम्र नहीं बढ़ी। अब कुछ देर के बाद डॉक्टर रोजन उनके घर आते हैं और जॉन के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल चलने की बात करते हैं। लेकिन जॉन हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसे खुद को ठीक करने का मौका दिया जाए तो वह अपने डिसऑर्डर पर काबू पा सकता है। अब डॉक्टर तो उसकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन अलीशिया एक बार फिर उसका साथ देती है। अलीशिया को पूरा यकीन था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, जरूरत है तो बस भरोसा करने की। और अब बारी है जॉन की कि वह इस बात को साबित कर सके। अब जॉन की लड़ाई अपने ही दिमाग से थी, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। अब हर रोज जॉन समाज की नजरों में खुद को पागल देखता था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी लड़ाई तो खुद अपने दिमाग से थी। समय अब धीरे धीरे करवट बदलने लगा। जॉन खुद को बिजी रखने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाने लगा। साल बीतते चले गए। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट उससे अपनी थीस डिस्कस करने लगे और ऐसा करते हुए जॉन ने क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उसे काल्पनिक किरदार देखना बंद नहीं हुए। वे हमेशा उसके आसपास मंडराते रहे, लेकिन जॉन ने उन्हें तवज्जो देना बंद कर दिया। लेकिन इसके कई साल बाद साल 1994 थॉमस किंग नाम के एक व्यक्ति ने जॉन को आकर ऐसी खबर सुनाई, जिसकी वजह से जॉन नेस के प्रति समाज का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया। जॉन नेस को नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। उस दिन इस खास मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जॉन नेस को अपने अपने पेन देकर सम्मानित किया और यह पल जॉन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया।